हेलो एवरीवन। तो जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, अगर आपके मॉक टेस्ट की बात करें, उसको अब डिस्कस करते हैं। इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, अगर हम ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो इट इज़ अराउंड इंटरमीडिएट से लेके ये डिफ़िकल्ट लेवल में ये सभी क्वेश्चंस फॉल करेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से फ्रेम किए गए थे कि करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी उनके स्टैटिक पार्ट में से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सो इन केस किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उनके कम नंबर आ रहे हैं या वो कुछ ऐसे पोर्शंस को छूट के जा रहे हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और भी पार्ट से के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन। ये आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ। आपने अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि इस टाइम के ऊपर आपका टेम्परामेंट ही है जो आपको उस दिन 10 अक्टूबर को आपको पास या फेल करवाएगा। तो अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चंस नहीं आते तो वो क्या कर सकते हैं कि इनके सॉल्यूशंस को पढ़ सकते हैं और अपने आप को वो ये कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं कि अगर अब इनमें से क्वेश्चंस आ गए इन करंट अफेयर्स के पोर्शंस में थे तो वो वहाँ पर सही करके आएंगे। तो रादर देन मेकिंग दिस थिंग एज अ डिसएडवांटेजेस थिंग फॉर यू, आपने इस चीज़ को एज अ एडवांटेजेस पोजीशन पे लेके आना है अपने आप के लिए। तो ये सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो है कि वैगन ट्रेजेडी, इन 4 जो रिबेलियंस दिए हुए हैं ये किसके साथ रिलेटेड है। अभी इस जो रिबेलियन की हम बात करेंगे वो अभी न्यूज़ में भी है। एक तो उसका सेटेनरी ईयर है और उसके साथ साथ उसमें जो भी मार्टियर शहीद हुए थे अभी उनको जो डिक्शनरी ऑफ कल्चर निकाला जा रहा है उसमें से उनको निकालने की बात हो रही थी, जिस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो क्वेश्चन है कि वेगन ट्रेजेडी वो किस इस प्री इंडिपेंडेंस रिबेलियंस के साथ एसोसिएटेड है। सो द आंसर इज मोपला रिबेलियन। आपने पढ़ा होगा मोपला रिबेलियन का अब 100 साल हो चुके हैं, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। मोपला रिबेलियन में क्या था कि वहाँ के जो टेनेंट्स थे ज़्यादातर वो मुस्लिम टेनेंट्स थे। उन्होंने फ्यूडलिज्म के खिलाफ या फिर लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसमें जितने भी ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे एंड बेसिकली वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगेंस्ट था। तो काफ़ी बड़े लेवल पे ये रिबेलियन थी, बहुत साल चली थी, एक स्टैंड अलोन राइट्स की तरह नहीं था। तो आपको ये इस बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये न्यूज़ में होने के और भी बहुत सारे कारण हैं कि अभी किसी एमएलए ने इनको कह दिया था कि ये जो मोपला रिबेलियन हुआ था दैट दिस इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ तालिबान माइंडसेट इन इंडिया। तो 3-4 खबरें हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आप इस चीज़ को एक बार कवर कर लीजिएगा। जब आपको इस पूरे लेक्चर की इस सॉल्यूशंस की पीडीएफ मिलेगी उसमें पूरा एक डिटेल्ड आपको कवरेज मिलेगी मोपला रिबेलियन के ऊपर, तो आप पीडीएफ से भी इस चीज़ को पूरा कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मोपला रिबेलियन किस, उसका पर्पस क्या था, उसका कंटेक्स्ट क्या था, और उसके साथ जो वेगन ट्रेजेडी जुड़ी हुई है उसको आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इस वेगन ट्रेजेडी की बात करें तो उसमें क्या है कि अराउंड 67 मोपला प्रिजनर्स थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिस ने अरेस्ट किए थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक ट्रेन के डब्बे के अंदर। और जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो ड्यू टू द सफोकेशन, क्योंकि एक ही डब्बे में इतने सारे लोगों को बंद कर दिया गया था जिसकी वजह से उनकी सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। और जब वो पहुंचते अपने डेस्टिनेशन के ऊपर और जब उनको निकालते तब उनको ये चीज़ डिस्कवर होती है कि जितने भी प्रिजनर्स हैं वो मर चुके हैं, और इसकी वजह से बहुत ही बैकलैश होता है पूरे ही हमारे इंडिया में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर दूसरे हम क्वेश्चन की बात करें तो वो भी अपराइजिंग से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि पुनाप्रा वयाल जो अपराइजिंग है हमारी वो किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, कि ये अपराइजिंग का कंटेक्स्ट क्या था, किस वजह से ये हुई थी। वैसे ही इसके साथ और भी एक न्यूज़ जुड़ी हुई है कि ये जो अपराइजिंग है इनमें जितने भी मार्टियर्स थे उनको डिक्शनरी ऑफ कल्चर में रखा जाए ना रखा जाए, उनको एडिशन करनी चाहिए, उसकी वजह से ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिक्शनरी ऑफ कल्चर उसको हमने जो हमारी हिस्ट्री की रिवीजन पार्ट सीरीज आई थी उसमें भी कवर किया गया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए। आई गेस कि पार्ट 1 में डिक्शनरी ऑफ कल्चर को कवर किया गया था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है और क्या इसका पर्पस है, उसके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। सो अगर हम इस अपराइजिंग की बात करें तो ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट त्रावणकोर, कि त्रावणकोर को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट थी जो वहाँ पर चली थी। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं।
ये जो पूरी एक सिंगल स्टैंड अपराइजिंग नहीं थी, इसके साथ 2 या 3 और अपराइजिंग भी थी जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दी थी। अगर हम स्पेसिफिकली इस अपराइजिंग की बात करें, सो ये एक तरह से मिलिटेंट कम्युनिस्ट अपराइजिंग थी जो कि त्रावणकोर स्टेट में हुई थी, कि वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर राज था, कि उस टाइम पे त्रावणकोर का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उसको हटा के एक इंडिपेंडेंट त्रावणकोर स्टेट की स्थापना की जाए। सो दिस इज़ द होल कंटेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो महाराजा रणजीत सिंह जी से बनाया गया है। उसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है कि जो इनका लाहौर किला है, जो इन्होंने 1899 में वहाँ पर सीज़ किया था उस फोर्ट को, उसमें जो इनका बुत लगा हुआ है, जो स्टैचू लगा हुआ है, उसको अभी हाल ही में वेंडलाइज कर दिया गया था। उसकी वजह से ये न्यूज़ में थे और इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि इन्होंने अपने आप को एज अ रूलर ऑफ पंजाब प्रोक्लेम कर दिया था इन द ईयर 1801 आफ्टर यूनाइटिंग ऑल द 13 मिसल्स। दूसरी स्टेटमेंट कहती है दैट ही वॉज द ओनली सॉवरन लीडर लेफ्ट इन इंडिया बाय द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1839। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पक्का पता होगी कि ये आखिरी सॉवरन रूलर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एज अ फाइट पेश की थी। इससे पहले जितने भी रूलर्स थे वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हार चुके थे। जो लास्ट इसके पहले जो स्टेट हारी थी वो थी सिंध। वो आई गेस अराउंड 1833 में उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य ख़त्म उनका हो गया था। तो आपने ये पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट आपको बाकी जगह भी पूछा जा सकता है कि वो अकेले ऐसे सॉवरन रूलर थे जो अपनी डेथ तक वहाँ पर टिके रहे, और पंजाब लास्ट स्टेट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गोद में जाके गिरा था। तो उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अगर आप अच्छे से आपने पंजाब की हिस्ट्री पढ़ी है या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस ट्रीटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि एक ट्रीटी हुई थी बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव चार्ल्स टी मेटक्लफ, कि उन्होंने डिसाइड किया था कि सतलुज जो एक रिवर है पंजाब के अंदर, वो उसको हम एज अ बाउंड्री मान लेंगे कि सतलुज के जितना भी ईस्ट में रहेगा वो ब्रिटिश एम्पायर हो जाएगा, और सतलुज के जितना भी वेस्ट में एरिया है वो पंजाब एम्पायर हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के रिलेशंस में या फिर इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो आपको जो चीज़ नहीं पता हो सकती थी वो है सिर्फ वन स्टेटमेंट कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि इतनी डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखिए हमारे पास 2 स्टेटमेंट बच जाती, बी एंड डी, तो इसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना था। देखिए आप वहाँ पर ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि अगर कोई भी बहुत ही माइन्यूस्क्यूल वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई ईयर आपसे उम्मीद की गई है कि आपको पता होगा, तो आप उस चीज़ को सही मान के चल सकते हैं रादर देन कंसीडरिंग इट एज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये आपको एक टिप है कि कल को आप 2 स्टेटमेंट्स के बीच में फंस जाएं, आपको पता है कि इन 2 ऑप्शंस में से कोई ना कोई आंसर पक्का है, तो आप उसके साथ जाइए कि ये चीज़ सही होगी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, रादर देन गोइंग अगेंस्ट द स्टेटमेंट, गो विद द स्टेटमेंट। ये देखा गया है कि ज़्यादातर चीज़ें वो सही होती हैं। बाकी अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो, बहुत ही एब्सोल्यूट हो, यानी एनी, मोस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ऐसी स्टेटमेंट ज़्यादातर वो सही होते हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि वो सही है या गलत है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगर महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में बात करें तो 1799 में इन्होंने लाहौर के ऊपर अपना कब्जा किया। उसके बाद जो ये फोर्ट था, लाहौर का फोर्ट, वो किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनाया था। और जब इन्होंने पूरे लाहौर के ऊपर कब्जा किया तो इस पर रिपेयर उन्होंने करवाई, और उसके बाद यहाँ पर उनका जो पुतला है वो लगवाया गया था। उसके बाद 1801 में ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द रूलर ऑफ पंजाब आफ्टर यूनाइटिंग ऑल द 13 मिसल्स। मिसल क्या है कि ग्रुप्स बने हुए थे पंजाब के अंदर, उन्हीं सभी ग्रुप्स को इन्होंने इकट्ठा किया और अपने आप को एज अ राजा घोषित किया इन द ईयर 1801। 1839 में इनकी डेथ होती है, और इनके डेथ के ऑलमोस्ट 10 साल के बाद पूरा पंजाब एक तरह से क्लम्बर कर जाता है, और अल्टीमेटली आफ्टर द एंग्लो सिख वॉर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एनेक्स कर लिया जाता है। अगर हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें तो वो हमने बात कर ली कि सतलुज को एज अ बाउंड्री मान लिया गया था। यहाँ पर जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि कल को सतलुज की जगह रावी दिया जा सकता है, और भी किसी रिवर का नाम दिया जा सकता है, जैसे इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये आपने ध्यान रखनी है कि कौन सी वो रिवर थी। सो द रिवर इज सतलुज। आपको जो डेट है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में वहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। पर एंग्लो सिख वॉर्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्पेशल जो
बैटल है जिसका रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो है बैटल ऑफ गंज, जो कब लड़ी गई थी, इन द ईयर 1849, और इसको हम सेकंड एंग्लो सिख वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये गुजरात साइड में लड़ी गई थी, और इसको हम बैटल ऑफ गंज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्मरी है, जो फायर पावर है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी दोनों साइड से, ब्रिटिश साइड से भी और पंजाब साइड से भी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया था बैटल ऑफ गंज। तो कल को आपको आ जाए कि बैटल ऑफ गंज किस वॉर के साथ रिलेटेड है, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, तो आपको पता होना चाहिए द आंसर इज एंग्लो सिख वॉर, और उसमें भी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से किए हैं तो उसी में से ये क्वेश्चन बनाया गया था कि अभी हाल ही में जो हमारा रुद्रेश्वर या फिर रामप्पा टेम्पल है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। तो उसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऊपर कि आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको कौन सा टेम्पल याद आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इस टेम्पल को बहुत अच्छे से करके जाइए। अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे 2 मिनट सीरीज़ में हमारे, वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है इस पूरे लेक्चर, इस पूरे टेम्पल के बारे में। जो इस टेम्पल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि ये काकतीय डायनेस्टी के टाइम पीरियड के दौरान बनवाया गया था, उनका एक जनरल था, उनके द्वारा बनवाया गया था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये शिवा टेम्पल है, यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, शिव जी के आगे एक फॉर्म है लॉर्ड रामालिंगेश्वर, उनकी पूजा की जाती है। थर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको सैंडबॉक्स टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया गया है, जो कि इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाती है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्को पोलो जब काकतीय डायनेस्टी को विजिट करने के लिए आए थे, उस पूरे एरिया को देखने के लिए आए थे, तब इस टेम्पल को देख के उन्होंने कहा था दैट दिस इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स। उसके पीछे कारण क्या है, इस पूरे टेम्पल की जो फाउंडेशन है वो स्टार शेप में है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी। तो चारों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए, और इस टेम्पल के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एक इस टेम्पल की इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर फ्लोटिंग ब्रिक्स है। फ्लोटिंग ब्रिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इन जो ब्रिक्स की डेंसिटी है वो बहुत कम है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये पानी में तैरती हैं, इसकी वजह से ये टेम्पल और भी ज़्यादा स्पेशल बन जाता है फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज़ ऑल जो आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड। अब बाद में भी उस लेक्चर पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर हमने 2 मिनट्स में कवर किया था। अगर हम फिफ्थ टेम्पल की बात करें, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी टेम्पल से ही है कि खजुराहो टेम्पल्स हैं जो हमारे, उनके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था इन फ्रॉम द ईयर 1950 से लेके 1050 AD। सो बहुत सही स्टेटमेंट है, एकदम सही टाइम पीरियड दिया गया है। चंदेला डायनेस्टी, ये आपको पता होगा कि उन्होंने खजुराहो टेम्पल्स की फॉर्मेशन की थी। अगर हम इस टेम्पल्स की बात करें, ये सेट ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पर प्राइमरीली 2 तरह के टेम्पल्स हमारे को मिलते हैं, हिंदुज़म और जैनिज़्म। यहाँ पर बुद्धिज़्म के कोई भी हमारे पास टेम्पल्स नहीं है, सिर्फ 2 रिलीजन्स के टेम्पल्स हैं, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इट वाज सिलेक्टेड एज अ यूनेस्को साइट इन द ईयर 1986, तो ये स्टेटमेंट सही है। सो दिस राइट आंसर इज़ 1 and 3। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है, जो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने देख लिए। ये किस रेंज में सिचुएटेड है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, सो दे आर सिचुएटेड इन द विंध्यास माउंटेन रेंज। और जब ये सबसे पहली बार रिपोर्ट कब किए गए थे, दे वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अल बिरूनी इन द ईयर 1022 AD एंड इब्न बतूता इन द ईयर 1335 AD। उसके बाद अगर हम 6th क्वेश्चन की बात करें, तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कुंजली माराकर से क्वेश्चन बनाया गया है। इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या है कि अभी इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है, जिसकी वजह से उस पर एक पूरा डिबेट चल रहा है कि उस मूवी में जिस तरह से हिस्ट्री को दिखाया गया है, तो ये कहा जा रहा है कि वो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है, कि सही से हिस्ट्री को नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से पूरा न्यूज़ में है। पर आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होने चाहिए कि ये जो कुंजली माराकर्स हैं, ये इनका कंटेक्स्ट क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कहते हैं कि दे फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द फ्रेंच इन्वेजन इन इंडिया। और दूसरा पॉइंट ये कहता है दैट दे वर स्किल्ड इन डायरेक्ट हैंड टू हैंड कम्बैट। तो आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए, ये फ्रेंच इन्वेजन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट रादर दे पार्टिसिपेटेड इन दी पोर्टुगीज़
इन्वेजन, जब पोर्टुगीज़ का इन्वेजन होता है तो उनके खिलाफ इन्होंने अपना कॉम्बैट पेश किया था। और उसके साथ साथ दे आर नॉट स्किल्ड इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट बट रादर दे आर स्किल्ड इन गुरिल्ला वारफेयर। देखिए जो पोर्टुगीज शिप्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी, बट ऑन दी अदर हैंड साइड इनकी जो शिप्स थी बहुत छोटी थी, वो बहुत जल्दी मुड़ जाती थी, वो बहुत जल्दी सेल डाउन कर जाती थी, जिसकी वजह से पोर्टुगीज इनका सामना नहीं कर पाते थे और बहुत जल्दी इन्होंने पोर्टुगीज को हरा दिया। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दिस राइट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। तो ये पूरी हिस्ट्री है कुंजली मार्कर्स की। अगर हम बात करें, अगर हम मार्कर्स की बात करते हैं तो इनका जो आगे लगता है शब्द कुंजली, ये किसने दिया था? जो ज़ैमुरिन था, जो उस टाइम का राजा था। जब इन्होंने बहुत अच्छी एक फाइट पेश की तो उनसे खुश होके सो दे वर लेड इन सक्सेशन बाय 4 मार्कर्स चीफ एडमिरल्स हू वर अपॉइंटेड बाय द ज़ैमुरिन विद द टाइटल ऑफ कुंजली। ये पूरी हिस्ट्री है जो आपने ध्यान में रखनी है। और किस वॉरफेयर में स्पेशलाइजेशन करते हैं? दे स्पेशलाइज इन द गुरिल्ला वारफेयर। ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत जो फेमस एक पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे एंशिएंट इंडिया से, तो वो है पुरंदर दासा, रादर आई वुड से मिडेवल इंडिया। तो पुरंदर दासा जी जो है, अभी उनके जो बर्थ प्लेस है उसको लेके एक डिस्प्यूट चल रहा है कि कर्नाटका क्लेम करता है कि उनका बर्थ प्लेस हमारे स्टेट के अंदर है और महाराष्ट्र क्लेम करता है कि उनका बर्थ प्लेस उनके स्टेट के अंदर है, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक तरह से कमेटी बिठाई है ताकि पूरा वो जांच कर सकें कि एक पूरे डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने के लिए कि उनका बर्थ प्लेस कहाँ से है। तो उसके रिगार्डिंग स्टडी चल रही है, तो उसी के चलते ये न्यूज़ में थे और उसकी वजह से हमने ये क्वेश्चन वहाँ पर दिया था। तो पहली स्टेटमेंट ये कहती है दैट ही इज़ रिगार्डेड एज द पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक। बहुत ही सही स्टेटमेंट है। अगर आप कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में जानते हैं तो ये उनके पितामह माने जाते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट जो ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है वही सेम स्टेटमेंट है दैट हिज बर्थ प्लेस एज ऑफ नाउ इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कल को वर्डिक्ट आ जाए तो उसकी वजह से हमने लिखा है एज ऑफ नाउ। और तीसरा स्टेटमेंट है दैट ही वॉज अ हरिदासा। हरिदासा का मतलब है जो एक आर्डेंट फॉलोअर होते हैं या फिर डिवोटी होते हैं लॉर्ड कृष्णा के। सो ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जब आपको PDF मिलेगी इनके पूरे बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है, आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। कल को पेपर में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद अगर हम ताल मंडली के बारे में बात करें, देखिए जैसे कि अभी कोरोना की वजह से ज़्यादातर जो आर्ट फॉर्म्स है वो बंद कर दिए गए थे, थिएटर्स बंद थे। पर ये जो अभी आर्ट फॉर्म है ताल मंडली, जो कि सदर्न इंडिया को बिलोंग करता है, कर्नाटका के एरिया को, इसको एज अ वर्चुअल शो पेश करने की बात चल रही है। इसको अभी वर्चुअली इनके शोज़ ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अगर हम ताल मंडली की बात करें, जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है दैट इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस डायलॉग और डिबेट परफॉर्मेंस इन सदर्न इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ इन कारावली एंड मलन रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि इसमें डिबेट्स होती हैं। इस डिबेट्स में सरकाज़म का यूज़ किया जाता है, पन का यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी डिबेट्स हैं एक तरह से। पर इसमें जो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इनमें कोई भी कॉस्ट्यूम्स का यूज़ नहीं होता, डांस परफॉर्मेंसेस का यूज़ नहीं होता। दिस इज़ द थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स इट फ्रॉम द यक्षगाना म्यूज़िक, जो वहाँ पर परफॉर्मेंसेस होती हैं। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यही है दैट अनलाइक द यक्षगाना परफॉर्मेंस इन द कन्वेंशनल ताल मंडली, द आर्टिस्ट सिट अक्रॉस इन अ प्लेस without any costume and engage in testing their oratory skills based upon the episode chosen। तो वो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है। यही सेम जो आपको ये दो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, यही डिफ्रेंसिएशन है कि इसका यक्षगाना जो परफॉर्मेंस होती है उसमें जो एलेबोरेटिव डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत एलेबोरेटिव होते हैं। पर अगर हम ताल मंडली की बात करें तो उसमें कोई भी कॉस्ट्यूम्स का यूज़ नहीं किया जाता और ना ही किसी डांस परफॉर्मेंस का यूज़ किया जाता है। कल को अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी स्टेटमेंट के बेस पे आएगा। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंटेक्स्ट के बारे में हमने बात कर ली और पूरे इसके डिटेल्स के बारे में। फिर हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यक्षगाना। जो 9th क्वेश्चन है आपका वो है किलाड़ी एक्सकावेशन। अभी हाल ही में अगर आप सदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि किलाड़ी में एक तमिलनाडु की जगह है, वहाँ पर एक्सकावेशन चल रही है। अभी हाल ही में वहाँ पर बॉडीज़ मिली थी, डेड बॉडीज़ की ग्रेव्स मिली थी। उसमें फिर पाया गया कि यहाँ पर एक पूरी एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी और साउदर्न इंडिया में एक बहुत ही लिंक मिसिंग था कि आयरन फेस के बाद और नियोलिथिक फेस के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है, उस टाइम की पीरियड की कोई भी सिविलाइजेशन की हमारे को एविडेंसेस नहीं मिले थे। तो अब से जब से ये किलाड़ी एक्सकावेशन शुरू हुई है, अभी हाल ही में इसका 6th फेज चल रहा है।
तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट की बात करें, सो द एक्सकवेशन इन किलाड़ी प्रूव दैट एन अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन तमिलनाडु इन द संगमेरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वैगई। यहाँ पर ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये किस रिवर के रिवर के बैंक पे हुआ करता था। सो द आंसर इज वैगई। ये बहुत ज़रूरी है, कल को आपको पूछा जा सकता है। और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि यहाँ पर जो पॉट्स अनादन किए गए हैं उनके ऊपर तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बारे में आप एक बार पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसके बारे में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, कंटेक्स्ट जो था कि स्केलेटल रिमेन्स ऑफ अ चाइल्ड एक्सकावेटेड एज अ पार्ट ऑफ किलाड़ी 6 फेज। ये जो पूरी एक्सकावेशन है ये किस रिवर के बैंक पे हो रही है? वैगई, और ये संगमेरा के पीरियड को बिलोंग करता है। इस एक्सकावेशन के दौरान बहुत सारी एंटिकिटीज़ हमको मिली हैं, उसमें जो फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, एक तो ये है कि लिटरेट सोसाइटी है क्योंकि वहाँ पर जितने भी पॉट्स मिले हैं उसके ऊपर तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी गई है। अगर हम इनके एग्रेरियन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं ऑफ बोन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स सच एज काउ, ऑक्स, बफेलो, शीप, जिससे पता लगता है कि इनकी जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी। अगर हम एग्रेरियन सोसाइटी की बात करें, उसके अलावा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो हमको कैसे पता लगा कि इनके जितने भी घर थे, एक तो वो मल्टी स्टोरी थे, घरों के अंदर टाइल्स लगी हुई थी, प्रॉपर एक सैनिटेशन किया गया था कि किस हिसाब से पानी कहाँ से निकलेगा, जिससे हमारे को पता लगता है देयर वॉज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एंड एट लास्ट और भी आइटम्स वहाँ पर मिली हैं, जैसे आर्क एंड आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें वेरियस पैलेसेस मिले हैं, टेम्पल्स मिले हैं, उसके अलावा ब्रिक स्ट्रक्चर्स, टेराकोटा रिंग वेल्स, तो ये सब आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लास्ट में अगर हम बात करें, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री में से 10 क्वेश्चन ही थे, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रसाद स्कीम जो हमने पूछी थी, जो कि आजकल बहुत इसके अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पूछा था। तो अगर हम प्रसाद स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच इज़ फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी मच करेक्ट कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जाता है। जो दूसरी स्टेटमेंट है दैट इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द ईयर 2014 to 15। So this statement is also correct. And third statement says that its objective is integrated development of identified pilgrimage and heritage destination। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जितने भी आपको PDF मिलेगी उसी में से ये पूरे स्टेटमेंट्स उठाई गई हैं। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और इसके अलावा जितने भी कल्चर के पार्ट में से स्कीम्स हैं वो एक बार देख जाइएगा क्योंकि मेरी गट फीलिंग है या इंस्टिंक्ट कह सकते हैं कि एक बार इस बार आपको एक आधी वहाँ पर स्कीम है जो कल्चर के पार्ट में से ज़रूर मिलेगी। तो अगर हम बात करें इस प्रसाद स्कीम के बारे में, जो इसका फुल फॉर्म है, इट इज़ नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके अंदर बहुत सारे जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उन पे जितनी भी टूरिज़्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाता है ताकि वहाँ पर टूरिज़्म बूस्ट हो सके। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के अंदर है, कल्चर के अंदर नहीं है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। अब अगर ध्यान ना रहे कि कौन सा ईयर है तो वहाँ पर चल जाएगा, पर आपने मिनिस्ट्री को ध्यान रखना है। और दूसरा ये है दैट इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। तो दीज वर ऑल द 10 क्वेश्चंस दैट वर देयर इन योर हिस्ट्री ओपन मॉक टेस्ट। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। आई गेस कि फ्राइडे को 12 बजे जो स्लॉट होता है हमारा, वहाँ पर एक स्पेशल सेशन होगा जहाँ पर मैं आपसे बातें करूँगा कि कैसे अपने आप को काम रखना है, कैसे अपने आप को अब स्टेबल रखना है, कि जैसे ज़्यादातर लोग लास्ट में पैनिक कर जाते हैं जिसकी वजह से उनके जो परफॉर्मेंस होती है लास्ट के डेज़ में वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाती है। तो उसकी वजह से वो सेशन होगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस से आपको आपकी हेल्प करने की और आपको ये बताने की कि लास्ट डेज़ में किस तरह से हमको चलना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, लास्ट 7 डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। मेरी आपको यही सलाह रहेगी। थैंक यू सो मच।